नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चाणक्य अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंदर पहला पार्ट अपना चल रहा था, जिसमें हमने मौर्य वंश को पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, जिसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक को मुख्य रूप से अपन ने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मौर्य प्रशासन के साथ में। सबसे पहले विद्यार्थियों ऊपर हेडिंग लगा लीजिए मौर्य प्रशासन। और मौर्य प्रशासन को हम देखिए विभिन्न भागों में विभाजित कर पढ़ेंगे। जैसे पहला है केंद्रीय प्रशासन, यानी केंद्र का प्रशासन किस प्रकार का था, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन, और इसके बाद में नगरीय प्रशासन, और इसके बाद में सैन्य व्यवस्था, और इनके बाद में मौर्यकालीन समाज। ठीक है, तो 5 भागों में विभाजित करके हम मौर्य प्रशासन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, आप अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठें और पुस्तक भी पास में रखें, ताकि एक एक शब्द का आप पुस्तक के अंदर भी एनालिसिस कर सकें। तो शुरू कर देते हैं। आज सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन, यानी मौर्य काल के अंदर केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले यानी भारत के इतिहास में पहली बार ये केंद्रीय प्रशासन या ये प्रशासन व्यवस्था शुरू हुई थी। इससे पहले प्रशासन व्यवस्था नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, अपनी किताब निकाल लीजिए और किताब के अंदर 4 नंबर पेज पर देखिए दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है मौर्य प्रशासन। और मौर्य प्रशासन में आपको ऊपर ही ऊपर लाइन लिखी हुई है, मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कब शुरू हुई, तो आपको बताना है मौर्य काल के अंदर। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, विकेंद्रीकृत, अर्थात विभिन्न भागों में प्रांत बंटे हुए थे। और देखिए, एक राजा के अंडर में यानी एक शासक के अंडर में ये व्यवस्था कब शुरू हुई, तो आपको बताना है मौर्य काल में। ठीक है, इससे पहले विकेंद्रीकृत थी, अब क्या है, केंद्रीकृत है। इसका शब्द का विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वो निरंकुश नहीं होता था। निरंकुश का अर्थ होता है जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो। ठीक है, जैसे तानाशाही शासन व्यवस्था थी, इस प्रकार की मौर्य काल में शासन व्यवस्था तानाशाही नहीं थी। इसका विशेष रूप से ध्यान देना कि यहां पर जनता की भावनाओं की कदर की जाती थी, यानी राजा सर्वोपरि होते हुए भी अपने मन माने या मन घटित कानून जनता पर नहीं लादे जाते थे। तो इसका भी विशेष ध्यान देना, यानी निरंकुश शासन व्यवस्था नहीं थी। इसका विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट अर्थात बताए हैं। अब देखिए, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग कौन कौन से बताए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। यानी कौटिल्य का ग्रंथ का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए थे, 7। ठीक है, अब 7 अंग कौन कौन से हैं, यानी 7 अंग। अब देखिए, पहला तो है राजा। ठीक है, राजा का 2 या शासक। ठीक है, और इसके बाद में अमात्य, तीसरा है जनपद, और चौथा है दुर्ग, 5वां है कोष, 6ठा है सेना, और 7वां है मित्र। ठीक है, इसका विशेष रूप से ध्यान देना। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ के अंदर राज्य के कितने अंग बताए थे, तो आपको बताने हैं 7 अंग। ये आप विशेष रूप से दोस्तों नोट कर लेना अपने रजिस्टर के अंदर। अब 7 अंग कौन कौन से, राजा,
अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। ठीक है, इन सातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो यही आपके किताब के अंदर लिखे हुए हैं, तो आप इनको याद किस तरह करोगे, जैसे राजा और राजा के नीचे क्या होता है, अमात्य। ठीक है, और देखिए ये दोनों कहाँ रहते थे, जनपद में। मान लो आप ये जनपद मान लो, इनके अंदर क्या है, एक तो राजा है, ठीक है, और एक अमात्य है। ठीक है, और अब क्या है, ये जनपद है, जनपद के अंदर क्या होता था, दुर्ग होता था। मान लो ये दुर्ग है, ठीक है, और दुर्ग के अंदर क्या बना होता था, कोष बना होता था। कोष यानी पैसों की बैंक। ठीक है, और इनके पैसे रखेंगे तो पास में क्या आपको सेना भी रखनी पड़ेगी, तो ये पास में हो गई सेना। और देखिए सेना रखेंगे तब क्या है, ये सैनिक भी इनके मित्र हो जाएंगे। तो इस तरह आप ट्रिक के साथ इन सातों के नाम याद कर लेना। ठीक है नहीं, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनकी चरित्र की भली भांति जांच करने के बाद की जाती थी, और इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। इनका आप विशेष रूप से ध्यान देना, यह भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण क्या होता है, देखिए दोस्तों, उपदा परीक्षण वो परीक्षण होता है, यानी जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी उनकी चरित्र की भली भांति जांच करने के बाद की जाती थी, इसको क्या कहा जाता है, उपदा परीक्षण। ठीक है, तो आप विशेष रूप से ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री वो पुरोहितों की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच करने के बाद की जाती थी। इस परीक्षण को क्या कहा जाता है, उपदा परीक्षण कहा जाता है। यह भी आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे, यानी ये सभी सदस्य मंत्रिमंडल के अंदर आते थे, यानी जो ये मंत्री परिषद हैं और ये पुरोहित हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परीक्षा मंत्री भी होती थी। परीक्षा, ये देखिए परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा मंत्री। ठीक है, परीक्षा मंत्री ने जो एक तरह से मंत्री परिषद की तरह होती थी, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, इसका भी विशेष ध्यान देना, परीक्षा मंत्री ने ये एक प्रकार से मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, इससे आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आ रहा है केंद्रीय प्रशासन, यानी इस हेडिंग पे अब हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय प्रशासन में। और केंद्रीय प्रशासन में ध्यान दीजिए, अर्थशास्त्र के अंदर, यानी अर्थशास्त्र ग्रंथ किनका है, कौटिल्य का। ठीक है, तो इस ग्रंथ के अंदर 18 विभागों का उल्लेख किया गया है। कितने हैं, 18 विभाग, 18 विभाग। ठीक है, देखिए दोस्तों, 18 विभागों को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। इसका आप विशेष ध्यान देना, तीर्थ। ठीक है, तीर्थ कहा जाता था, और तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था, यानी इस तीर्थ के या विभागों के जो अध्यक्ष होते थे उनको क्या कहा जाता था, अध्यक्ष। अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, महामात्र, महामात्र। ठीक है, ये आप विशेष रूप से ध्यान देना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ कौन कौन से थे, यानी आपको पूछे कुल तीर्थ कितने थे, यानी केंद्रीय प्रशासन को हम पढ़ रहे हैं, केंद्रीय प्रशासन में कुल विभाग अर्थात तीर्थ कितने थे, तो आपको बताने 18, और इनका अध्यक्ष क्या कहलाता था, महामात्र। ठीक है, और इनमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण यानी मोस्ट जो तीर्थ कौन कौन से होते थे वो आप लिख लीजिए, मंत्री, मंत्री, पुरोहित, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, सेनापति और युवराज, युवराज। ठीक है, तो ये 4 तीर्थ महत्वपूर्ण होते थे, मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ठीक है, तो इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक है इसमें समाहर्ता। समाहर्ता एक पद होता था, समाहर्ता, समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता का काम क्या होता था, राजस्व विभाग की देखभाल करना। ठीक है, तो देखिए
इसका कार्य राजस्व एकत्रित करना, यानी जो कर अर्थात जो टैक्स आता था राज्य से उसको क्या करना, एकत्रित करना, और आय व्यय का ब्यौरा रखना यानी हिसाब रखना, तथा वार्षिक बजट को तैयार करना। ठीक है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान देना। राजस्व मंत्री यानी आज के समय में भी राजस्व मंत्री होता है, उस समय में उस राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था, समाहर्ता। ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान देना। इसके पास राजस्व विभाग था। ठीक है, राजस्व विभाग, ये राजस्व विभाग का अधिकारी होता था समाहर्ता। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है सन्निधाता। क्या लिखा हुआ है, सन्निधाता। तो देखिए दोस्तों, ये आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए, इसके बाद में इनको मैं साफ करता हूं। सन्निधाता, क्या लिखा हुआ है, सन्निधाता। ठीक है, सन्निधाता ध्यान दीजिए कोषाध्यक्ष होता था। क्या होता था, कोषाध्यक्ष, यानी राजकोष का ये अध्यक्ष होता था। कौन, सन्निधाता। ठीक है, इसका विशेष ध्यान देना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह यानी बैंक बने हुए थे पैसों के। ठीक है, अन्नागार भी बनाए थे, यानी अन्न के भंडार और पैसों का जो राजकोष होता था वो। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए, अर्थशास्त्र में सभी विभागों अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। कितने, 26 विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष। ठीक है, 26 विभागाध्यक्ष का भी हमें उल्लेख मिलता है। कहां पर, तो आपको बताना है अर्थशास्त्र में। ठीक है, ये 18 विभाग और ये है 26 विभागाध्यक्ष। ठीक है, ये तो विभागाध्यक्ष है और ये 18 विभाग है। इसका विशेष रूप से ध्यान देना। इन दोनों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, चाणक्य अर्थात कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंदर हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, विभागाध्यक्ष महत्वपूर्ण कौन कौन से थे वे हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने पुस्तक के अंदर ध्यान दीजिए, पहला तो अपने ये लिख दिया था कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष भी ये विभागाध्यक्ष के अंतर्गत आता है। और इसके बाद में महत्वपूर्ण पद हैं वो है सीताध्यक्ष। ये कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। सीताध्यक्ष क्या है, सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष क्या होता था, ये जो राजकीय भूमि होती थी, राजकीय भूमि का अधिकारी अर्थात कृषि अधिकारी अर्थात कृषि मंत्री होता था सीताध्यक्ष। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, ये मौर्य प्रशासन सिर्फ कक्षा 10वीं के लिए नहीं काम आने वाला है, बल्कि सभी जो कंपटीशन की भर्ती होती हैं उनके अंदर भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये मौर्य प्रशासन। तो आप विशेष रूप से ध्यान देना। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण विभाग है पण्याध्यक्ष। क्या है, पण्याध्यक्ष। देखिए दोस्तों, पण्याध्यक्ष क्या होता है, ये व्यापार वाणिज्य का अधिकारी होता है। व्यापार वाणिज्य अधिकारी। ठीक है, व्यापार वाणिज्य अधिकारी अर्थात इनका अध्यक्ष होता है। इसका विशेष रूप से ध्यान देना। इसके बाद में है सूत्राध्यक्ष। क्या है, सूत्राध्यक्ष। ये अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए। सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष होता है कताई बुनाई का। ध्यान दीजिए, कताई बुनाई, कताई बुनाई का अध्यक्ष होता है सूत्राध्यक्ष। ठीक है, और इसके बाद में है लूना अध्यक्ष। ध्यान दीजिए, लूना अध्यक्ष। लूना अध्यक्ष अर्थात इनको सुना अध्यक्ष भी कहा जाता है। कई कई किताबों में लिखा होता है, या तो नहीं है पर भी कई किताबों में मिलता है सुना अध्यक्ष। ठीक है, तो ये किस प्रकार अर्थात इसके पास क्या विभाग होता है, बूचड़खाना। बूचड़खाने का अधिकारी होता है ये, या अध्यक्ष होता है बूचड़खाना। बूचड़खाना, बूचड़खाने का अर्थ क्या होता है दोस्तों,
बूचड़ खाने का अर्थ होता है कसाई खाना है, ठीक है, जहां पशुओं को काटा जाता था। तो उस खाने का अर्थात उस विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? लूना अध्यक्ष अर्थात सूना अध्यक्ष, ठीक है। इसका भी आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, लूना अध्यक्ष के बाद में प्रमुख अधिकारी होता था विविधता अध्यक्ष। कौन सा? विविधता अध्यक्ष, विविधताध्यक्ष, विविधता अध्यक्ष, ठीक है। ये क्या काम संभालता था? ये चारागाह भूमि का अधिकारी होता था। चारागाह, चारागाह, चारागाह भूमि का अधिकारी होता था, जिसको क्या कहा जाता है? विविधता अध्यक्ष, ठीक है। विविधता अध्यक्ष, इसका भी दोस्तों विशेष रूप से ध्यान देना। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष ये कई बार कंपटीशन की परीक्षा में भी पूछा जाता है। टकसाल, टकसाल अर्थात मुद्रा जारी करता था, ठीक है। टकसाल का अध्यक्ष अर्थात मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करना। इन मुद्रा जारी करने वाला ये अधिकारी कौन था? लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। इसका भी आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। आगे है मुद्रा अध्यक्ष, यहां आप लिख लीजिए मुद्रा अध्यक्ष क्या है? मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष। तो दोस्तों मुद्रा अध्यक्ष यानी मुद्रा अध्यक्ष के पास में क्या काम होता था, यहां आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। मुद्रा के नाम पर आप कंफ्यूज मत होना। देखिए यहां मुद्रा आप समझ लोगे कि ये मुद्रा जारी करता था, नहीं, ये मुद्रा जारी नहीं करता था। ये क्या जारी करता? पासपोर्ट जारी करता था। इसका विशेष ध्यान देना। पासपोर्ट, पासपोर्ट जारी करना, ठीक है। इसका काम क्या था? पासपोर्ट जारी करना। इसका आप विशेष रूप से ध्यान देना, नाम पे कंफ्यूज हो जाओगे। यहां मुद्रा अध्यक्ष लिखा हुआ है, आप सीधे लिख दोगे कि मुद्रा अध्यक्ष किसका अधिकारी होता था? मुद्रा जारी करता, नहीं, ये क्या काम करता था? पासपोर्ट जारी करता था, ठीक है। इससे आगे और लिखा हुआ है यहां पोतवा अध्यक्ष, ये भी महत्वपूर्ण पद, ध्यान देना। पोतवा, पोतवा अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष का काम होता था मापतोल, मापतोल, ठीक है। मापतोल का काम पोतवा अध्यक्ष का होता था। विशेष रूप से ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न ये पूछा जाता है। और इसके बाद में है बंधनागार अध्यक्ष, बंधनागारा अध्यक्ष, ठीक है। ये होता था जेल का अध्यक्ष, ठीक है, जेल खाने का, जेल खाने का अध्यक्ष होता था बंधनागारा अध्यक्ष। यहां नाम से भी पता चलता है कि बंद कहां होते हैं? जेल में होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आठविक, एक और महत्वपूर्ण पद है आठविक, आठविक, आठविक ये वन विभाग अधिकारी होता था, वन विभाग का अधिकारी होता था आठविक, ठीक है। और इसके बाद में ये देखिए महत्वपूर्ण पद है शीताध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, लूणाध्यक्ष, विविधताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, ठीक है। तो ये 26 विभागों में महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको 26 के 26 याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ ये 7 नाम है यही याद रखने हैं, बाकी वाले आपको याद नहीं रखने हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ठीक है। तो आगे आप ध्यान दीजिए, ये अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन, यानी केंद्रीय प्रशासन, ये समाप्त हो गए हैं। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन, यानी मौर्य प्रशासन के अंदर प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार का था, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन। देखिए आपने ये समझ लिया होगा, सबसे ऊपर कौन होता था? केंद्र, केंद्र पर किसका शासन था? राजा का, ठीक है। इसके बाद में आ जाएंगे प्रांत, प्रांत, प्रांत का शासन कौन संभालेगा? तो आपको बताना है कुमार, कौन? कुमार, कुमार या आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, ठीक है। और इसके बाद में विषय, विषय का होता था विषयपति,
विषयपति, ठीक है। और इनके बाद में होता था जिला, जिले का होता था स्थानिक, ठीक है। इनके बाद में देखिए 10 गांव पर एक अधिकारी होता था, इसको क्या कहा जाता था, गोप, ठीक है। तो ये आप विशेष रूप से आप ये कड़ी का ध्यान रखना, केंद्र, केंद्र के बाद में प्रांत, प्रांत के बाद में विषय, जिला और गांव, ठीक है। अभी भी यही चल रहा है, केंद्र है, केंद्र के बाद में प्रांत, प्रांत है नहीं राज्य, विषय, विषय यानी संभाग, और या जिला और गांव, यानी ये कड़ी सेम की सेम जो मौर्य काल में चल रही थी वो की वो कड़ी आज भी वर्तमान में चल रही है, ठीक है। केंद्र पर राजा, प्रांत पर कुमार या आर्यपुत्र, विषय पर विषयपति, जिले पर स्थानिक और 10 गांवों पर कौन होता था, गोप, ठीक है। तो यही आपके पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, आप ध्यान दे दीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रांतीय प्रशासन, अशोक के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, यानी अशोक के समय मगध साम्राज्य के अंदर कितने प्रांत थे, तो आपको बताने हैं 5, ठीक है। अब 5 कौन कौन से थे, देखिए दोस्तों आपको इस तरह समझा देता हूं। एक तो है उत्तरापंथ, उत्तरापंथ, ठीक है, और एक है दक्षिणापंथ, इसका उल्टा दक्षिणापंथ, दक्षिणापथ, ठीक। और इस तरफ है अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र, ठीक है। और इस तरह है कलिंग, कलिंग, और ये है मध्य देश, ये कौन सा है, मध्य देश, मध्य देश, ठीक है। उत्तरापंथ, अब देखिए दोस्तों आपको अलग अलग ध्यान रखना है, इनकी राजधानियां क्या थी, ये तो 5 प्रांत हो गए, उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग और मध्य देश, ये कितने हो गए, 5। अब आपको ये ध्यान रखना है इन 5 प्रांतों की राजधानियां क्या थी, ठीक है। तो उत्तरापंथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, तक्षशिला, ठीक है। कलिंग की राजधानी थी तोसली, तोसली, ठीक है। और मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। और दक्षिणापंथ, दक्षिणापंथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, ठीक है। और इधर है अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी, उज्जैनी, ठीक है। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी, उज्जैनी। तो देखिए दोस्तों विद्यार्थियों आपको ये 5 प्रांत ध्यान रखने हैं। पहला है उत्तरापंथ, उत्तरापंथ की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। और दूसरा है ये दक्षिणापंथ, दक्षिणापंथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। और तीसरा आप ये याद रख लीजिए अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। और चौथा आप ये याद रख लीजिए कलिंग, कलिंग की राजधानी थी तोसली। और पांचवा ये है, ध्यान दीजिए, पांचवा था मध्य देश जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी केंद्र यहां पर था। आप विशेष रूप से ध्यान देना, न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे तब यहाँ जिक्र आएगा पाटलिपुत्र का, यानी न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था, वो था पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो इन 5 प्रांतों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ये अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए 5 प्रांत। और इधर पुस्तक के अंदर आप देखिए 5 प्रांतों का नाम भी देखने हैं, आपको दिशा देखनी है कि ये अवस्थित कहाँ पर हैं। तो आप देख लीजिए, ये ऊपर नक्शे के अंदर लिखा हुआ है तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, तोसली और पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, किताब वाले ने नक्शा भी दिया है। अब हम पढ़ेंगे नगरीय प्रशासन। कौन सा, नगरीय प्रशासन, यानी केंद्रीय प्रशासन को हमने पढ़ लिया, प्रांतीय प्रशासन को पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे नगरीय प्रशासन को। देखिए दोस्तों
नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन के अंदर ध्यान दीजिए मैगस्थनीज, एंड मैगस्थनीज एक लेखक था। कौन है? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। ये इंडिका पुस्तक ध्यान रखना। इसके अंदर मैगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन का जिक्र किया है। इसमें ध्यान दीजिए नगर का जिक्र किया है और जो इस प्रकार है। मैगस्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। 30 सदस्यों का क्या था? मंडल था, यानी संगठन था। कितना? 30 सदस्यों का। ठीक है। और इसमें अलग अलग समितियां होती थी, यानी समितियां होती थी और प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य थे। तो देखिए दोस्तों ये 30 यानी 6 तो समितियां थी और प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य थे। तो 6 पंजे कितने होते हैं? 30। ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है ये समितियां कौन कौन सी थी। तो देखिए दोस्तों पहली समिति, यानी पहली समिति का क्या काम था? उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करना। ठीक है। और दूसरी समिति का क्या काम था? विदेशियों की देखरेख करना। विदेशियों की देखरेख करना। विदेशियों की देखरेख करना। और तीसरा था जन्म मरण का लेखा जोखा रखना। जन्म मरण का लेखा जोखा रखना। ठीक है। और चौथी समिति जिसका क्या काम था? व्यापार वाणिज्य देखना। व्यापार वाणिज्य को देखना। ठीक है। व्यापार वाणिज्य को देखना ये चौथी समिति का काम था। और 5वीं समिति थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, यानी जो राज्य के अंदर निर्मित होती थी वस्तुएं उनका क्या करना? निरीक्षण करना। निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करना। ठीक है। अब अंतिम है छठी समिति। छठी समिति का काम था विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य का 10वां भाग, कौन सा? 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों समितियों कौन कौन सी थी, यानी इन समितियों का अलग अलग काम था। पहली समिति थी उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी और दूसरी समिति क्या करती? विदेशियों की देखरेख करनी। और तीसरी है जन्म मरण का लेखा जोखा रखना। चौथी है व्यापार वाणिज्य को देखना। और 5वीं है निर्मित वस्तुओं को निरीक्षण करना, यानी जो राज्य के अंदर निर्मित हो रही हैं, बन रही हैं वस्तुएं, उनका क्या करना? निरीक्षण करना। ठीक है। और जो वस्तुएं बेच रहे हैं, यानी जिस भाव में हम वस्तु को बेच रहे हैं, उनका क्या करना है? 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। ठीक है। यानी कर वसूलने का काम करती थी ये छठी समिति। ठीक है। और इस सभी में कितने कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। ये भी आप विशेष ध्यान देना। ठीक है। तो ये सदस्य कुल कितने हो गए? 30। ठीक है। तो आप विशेष रूप से ये ध्यान रखना नगर प्रशासन 30 सदस्यों का मंडल ये संभालता था। और ये मंडल कितने भागों में विभाजित था? 6 भागों में। और ये 6 भाग हैं। आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सैन्य व्यवस्था, यानी मौर्य काल के अंदर सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो अब हम विस्तार से सैन्य व्यवस्था को पढ़ेंगे।
सैन्य व्यवस्था, यानी दोस्तों आप ध्यान दीजिए, सैन्य व्यवस्था भी कितनी समितियों में विभक्त थी, तो आपको बताना है सदस्यों के अंदर विभक्त थी। 6 तो सदस्य थे, ठीक है, और विभाग कितने थे? 5 विभाग। यानी आपको विशेष ध्यान देना है, सैन्य व्यवस्था 5 विभागों के अंदर विभक्त थी और प्रत्येक विभाग के अंदर 6 सदस्य होते थे, तो कुल कितने हो गए? 30, ठीक है। तो 30 सदस्यों का मंडल ये सैन्य व्यवस्था को संभालता था। आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है। अब ये आपको ध्यान देना है कि 5 विभाग कौन कौन से थे, ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो पहला विभाग है पैदल सेना, पैदल सेना। दूसरा है अश्व सेना, अश्व सेना। और तीसरा है हाथी सेना अर्थात हस्ती सेना, ठीक है। और चौथा है रथ सेना, और पांचवा है नौसेना। नौसेना का अर्थ होता है जल सेना, ठीक है, जल सेना, ठीक। तो आपको यह समझ में आ गया होगा सैन्य व्यवस्था, यानी सैन्य व्यवस्था के अंदर विभाग कितने थे? 5। कौन कौन से? पैदल सेना के ऊपर विभाग था, अश्व सेना पर विभाग था, हाथी सेना पर विभाग था, और रथ सेना पर, नौसेना पर, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की सेनाएं होती थी मौर्य काल में, और प्रत्येक विभाग में 6 सदस्य थे। इस प्रकार कितने कुल हो गई? 30 सदस्यों का मंडल सैन्य व्यवस्था को संभालता था। यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी, यानी इस पूरे मंडल को देखरेख करने वाला अधिकारी कौन था? आपको बताना है अंतपाल। कौन था? अंतपाल, ठीक है। यह अधिकारी था जो इन 5 विभागों के ऊपर प्रबंध करता था, अर्थात इनकी पूरी देखभाल कौन करता था? अंतपाल नामक अधिकारी करता था। आगे ध्यान दीजिए, सीमांत क्षेत्रों की व्यवस्था भी अंतपाल करता था। ध्यान दीजिए, जो सीमांत क्षेत्र यानी जो सीमा पर अवस्थित क्षेत्र, उनकी देखभाल भी कौन करता था? ये अंतपाल नामक अधिकारी करता था। इसका भी विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए, विशेष कोटेशन लिखा हुआ है, मैगस्थनीज, यानी मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, ठीक है। तो मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या बात लिखी है? चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए, यानी मैगस्थनीज का ये कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौर्य काल के बारे में, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में विशेष रूप से जानकारी देता है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 6 लाख पैदल सैनिक थी और 50,000 अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार थे, और 9,000 हाथियों पर, और 800 रथों से सुसज्जित एक विराट सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो आप अनुमान लगा लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य की भी इतनी बड़ी सेना थी, तो आगे अशोक की तो कितनी सेना हो सकती है, आप अनुमान लगा लीजिए। तो ये एक बार आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे, एक और टॉपिक बीच में छूट गया था, न्याय व्यवस्था। तो आप यह लिख लेता हूं मैं, 5 नंबर न्याय और 6ठे नंबर पर हम पढ़ेंगे समाज, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं न्याय व्यवस्था, यानी मौर्य प्रशासन के अंदर न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो देखिए दोस्तों, तो मित्रों ध्यान दीजिए, न्याय व्यवस्था के अंदर सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी सर्वोच्च अधिकारी कौन हो गया? सम्राट। सम्राट। और सबसे निचले अधिकारी, अर्थात सबसे निचले प्रशासनिक वो विभाग कौन सा था? गांव। और गांव का अधिकारी को क्या कहलाता? ग्रामणी। ग्रामणी व
ग्राम वृद्ध, ग्राम वृद्ध। देखिए दोस्तों, न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन? सम्राट, ठीक है, और सबसे निचले स्तर पर ग्रामणी अर्थात ग्राम वृद्ध, यानी गांव का जो बूढ़ा आदमी न्याय करता था वो ही उनके लिए सर्वमान्य हो जाता था। तो ये दोनों ध्यान रखना, ग्रामणी, ग्राम वृद्ध और सम्राट, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। यानी इनके बीच में, यानी सम्राट के नीचे कौन कौन, ये अपन क्रमवाइज लिख लेते हैं। सबसे ऊपर तो सम्राट का न्यायालय, और इसके बाद में जनपद, जनपद, और जनपद के बाद में स्थानीय, ठीक है, स्थानीय के बाद में द्रोणमुख, द्रोणमुख, और इसके बाद में ये ग्रामणी आता था। ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार ये कड़ी थी, ग्रामणी या ग्राम वृद्ध, ठीक है। तो ये कड़ी आप विशेष रूप से ध्यान देना। ये ऊपर बढ़ते क्रम में सबसे ऊपर कौन हो गया? सम्राट, और सबसे नीचे ग्रामणी अर्थात ग्राम वृद्ध, ठीक है। इनके बीच में जनपद, स्थानीय और द्रोणमुख। तो ये कड़ी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय होता था। यानी ये सम्राट कहां बैठता था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मध्य देश की राजधानी थी। यहां पर केंद्रीय न्यायालय होता था, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब आगे ध्यान दीजिए, ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के होते थे। यानी देखिए दोस्तों, ग्राम संघ और राजा, ये और ये, इनके अलावा बाकी सभी न्यायालय दो प्रकार के होते थे। वो कौन कौन से? ये दो प्रकार भी आपको न्यायालयों के ध्यान रखने हैं। न्यायालय कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो ध्यान दीजिए धर्मस्थीय, धर्मस्थीय, और दूसरा है कंटक शोधन, कंटक शोधन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये दो प्रकार के न्यायालय होते थे। यानी ये सम्राट और ग्रामणी गांव के न्यायालय, और ये केंद्रीय न्यायालय के अलावा जो सभी न्यायालय दो प्रकार में बांटे जाते थे, एक तो धर्मस्थीय और एक कंटक शोधन। अब देखिए दोस्तों, धर्मस्थीय और कंटक शोधन किस प्रकार के थे? ये तो था दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, और ये था फौजदारी, फौजदारी न्यायालय, ठीक है। इसमें तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो लूटपाट के मामले होते थे वे ये धर्मस्थीय न्यायालय देखता था, और ये जो ज्यादातर मारपीट, लड़ाई झगड़े के मामले होते थे वे इस कंटक शोधन न्यायालय के अंदर देखे जाते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मौर्य काल के अंदर न्याय व्यवस्था कितने प्रकार की थी, और ये न्यायालय दो अलग अलग नाम भी आप विशेष रूप से ध्यान देना, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। ये धर्मस्थीय दीवानी मामलों को देखता, और ये कंटक शोधन फौजदारी मामलों को देखता था, ठीक है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन समाज। अब हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन समाज। तो देखिए दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी ये ग्रंथों के नाम ध्यान रखना है। कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, और मैगस्थनीज, मैगस्थनीज की इंडिका, ठीक है। कौन कौन से? एक तो ये दो, और तीन हो गया अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। यानी आपको दोस्तों पूछ ले कि मौर्यकालीन समाज की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो ये तीन स्रोतों के आप विशेष ध्यान देना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख। इन तीनों से हमें मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती है।
कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना। ये आप विशेष रूप से ध्यान देना। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना। कौटिल्य ने चारों वर्णों की व्यवसाय भी निर्धारण किए थे। 4 वर्ण कौन कौन से, ध्यान दीजिए। एक तो ब्राह्मण, और दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। ठीक है, ये हो गए 4 वर्ण अलग अलग, आप विशेष ध्यान देना। कौटिल्य ने चारों वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए थे, यानी इनका काम क्या होता था, इनका काम क्या होता, इनका काम क्या होता, इनका काम क्या होता। ठीक है, तो ब्राह्मणों का काम क्या होता था, शिक्षा दीक्षा देना, पूजा पाठ करवाना, और क्षत्रियों का काम क्या होता था, रक्षा करना लोगों की, और वैश्यों का काम क्या होता था, व्यापार वाणिज्य उत्पादन करना। ठीक है, और शूद्रों का क्या काम होता था, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था पुराने समय में थी, 4 प्रकार की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इसके बाद में आगे ध्यान दीजिए, 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों, अब इन 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने कुछ अन्य जातियां भी बताई हैं, वो इस प्रकार हैं, जैसे निषाद, यहां मैं लिख देता हूं अन्य कौन कौन सी थी, निषाद, और इसके बाद में पार्श्व, रथकार, सता, विदेहक, सूत और चांडाल। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। मौर्य काल के अंदर कौटिल्य ने 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इसके अलावा कुछ निम्न जातियां और भी बताई, वो कौन सी थी, निषाद, पार्श्व, रथकार, सता, विदेहक, सूत और चांडाल। ठीक है, तो इनका आप विशेष रूप से सभी के नाम विशेष रूप से याद रखना। आगे ध्यान दीजिए, मैगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान देना। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक कौन सी थी, इंडिका, इंडिका के अंदर कितनी जातियां बताई हैं, 7 क्या बताई, जातियां, 7 जातियों का उल्लेख किया है इंडिका ग्रंथ के अंदर। अब ये दोस्तों ध्यान दीजिए, 7 जातियां कौन कौन सी थी, तो पहला है दार्शनिक, ये आप लिख लीजिए कॉपी के अंदर, दार्शनिक, और दूसरा है किसान। ठीक है, और तीसरा है पशुपालक, या शिकारी। ठीक है, और चौथा है कारीगर अर्थात शिल्पी, कारीगर अर्थात शिल्पी। ठीक है, और 5वां है सैनिक। ठीक है, और छठा कौन सा है, निरीक्षक, और 7वां है सभासद। सभासद तथा अन्य शासक वर्ग या अन्य शासक वर्ग। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मैगस्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका के अंदर 7 जातियों का उल्लेख किया है। अब ये 7 जातियां कौन कौन सी थी, तो यहां आप ध्यान दीजिए, पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है पशुपालक या शिकारी, चौथा है कारीगर अर्थात शिल्पी, और 5वां है सैनिक, छठा है निरीक्षक, और 7वां है सभासद अर्थात अन्य शासक वर्ग। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान देना। मैगस्थनीज ने जो 7 जातियां बताई थी, इन 7 जातियों के नाम भी आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है।
इसके बाद में आगे ध्यान दीजिए, मैगस्नीज ने अपने वर्गीकरण में जाति वर्ण व्यवसाय के अंतर को भुला दिया। यानी इस प्रकार जो कौटिल्य ने वर्गीकरण किया है, इस प्रकार से इसने मैगस्नीज ने वर्गीकरण नहीं किया है। यानी इन सबको भुला के इसने 7 जातियां अपने हिसाब से इसने ये 7 जातियों के अंदर समाज का अर्थात जाति का वर्गीकरण किया था। तो ये भी आप विशेष ध्यान देना। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता है। यानी मौर्य काल के अंदर महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। यानी स्मृति काल के मुकाबले तो अच्छी थी, फिर भी महिलाओं की स्थिति मौर्य काल के अंदर अच्छी नहीं थी। उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। ये आप विशेष ध्यान देना, पुनर्विवाह और नियोग। नियोग क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं तलाक। ठीक है। पुनर्विवाह यानी एक बार विवाह होने के बाद में अगर उसकी छोटी आयु में पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो दूसरी बार विवाह कर भी सकती थी। और नियोग यानी वो आप तलाक भी दे सकती थी। तो इस प्रकार से आपने मौर्यकालीन समाज को भी विस्तार से समझ लिया। मुझे पूर्ण आशा है कि जो आज मैंने मौर्य प्रशासन आपको विद्यार्थियों पढ़ाया वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज इसमें आपको समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, अपनी समस्या बताइए, हम आपका समाधान जल्द बताने की कोशिश करेंगे। तो अब हम दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, मस्त रहो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहो। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।